चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के जो प्रमुख तत्व हैं, की एलिमेंट्स हैं, या ये कहें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और हमारा क्या रोल होता है इस गवर्नमेंट के प्रति। शुरुआत हम करते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो इंडिपेंडेंस के पहले, इनके इंडिपेंडेंस से पहले, या ये कहें लोकतंत्र स्थापित होने से पहले जो चीज थी वो शायद ही किसी देश में देखी गई। हमारे देश में भी अंग्रेज थे, अमेरिका में भी कुछ था, हर एक देश में कहीं ना कहीं कॉलोनी बनी थी, लेकिन यहां पर चीज बिल्कुल अलग थी। यहां पर बहुत ज्यादा लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे चीज थी। अब फिर हम साउथ अफ्रीका की बात क्यों कर रहे हैं? एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि साउथ अफ्रीका यहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो ये ऐसा संविधान बना जो विश्व का सबसे बढ़िया संविधान कहलाया। और इसमें इतने बढ़िया कानून थे, या ये कहे सबको बराबरी का दर्जा दिया गया और नागरिक को सबसे ऊपर रखा गया। तो साउथ अफ्रीका में कौन कौन, साउथ अफ्रीका बता दूं मैं आपको कि ये अफ्रीका है। अफ्रीका का जो आखिर में साउथ, दक्षिणी छोर है, यहीं पर यह साउथ अफ्रीका है। अच्छा देश है और क्रिकेट टीम भी अच्छी है इनकी। तो यहां पर कौन कौन से लोग रहते थे? यहां पर लोग रहते हैं, या थे और हैं आज भी। एक तो रहते थे ब्लैक्स। ये जो ब्लैक्स थे, काले लोग, ये यहाँ के नेटिव्स थे। सो अब अफ्रीका में देखेंगे तो मोस्टली लोग आपको डार्क ही दिखाई देंगे, क्योंकि इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच से पास होती है, तो इसीलिए सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। जलवायु ऐसी है कि लोगों का स्किन जो है काला रहता है, और कोई कारण नहीं, बाकी हमारे सबकी तरह हैं ये। उसके अलावा है ब्राउन। ये कौन से हो गए? ये हिंदुस्तानी हो गए। अगर मैं आपको आज की बात बताऊं तो वहां का जो सबसे अमीर आदमी है, या कहें सबसे अमीर फैमिली है, जैसे हमारे अंबानी है, वहां पर गुप्ता है, हिंदुस्तानी है वहां पे। तो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज सब मिला लीजिए आप, इसमें आ गए। उसके बाद तीसरा जो एक प्रजाति है वहां पर, वो है व्हाइट्स। ये वो व्हाइट्स कौन है? ये वो गोरे हैं जो यूरोप से आए, यहां पर आके बस गए, और फिर इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम क्या किया? इन लोगों को दबाना, इन लोगों के साथ ऐसा कुछ करना जो अभी मैं बताता हूं। तो भाई हिंदुस्तानी कहां से आ गए यहां पर? आप बोलेंगे काले तो लोग यहां रहते थे, व्हाइट्स तो हर जगह पहुंच गए क्योंकि उनको कॉलोनी बनानी थी, राज करना था। ये कहां से आ गए? इंडियंस कहां से आ गए? ये लोग आए थे एज ए लेबर, या व्यापारी के तौर पे आए, यहीं बस गए, व्यापार के तौर पे आए, बस गए यहाँ पे। और कुछ लोग आए लेबर की तरह, कामगार की तरह, और यहां रह गए। तो कहानी शुरू होती है, कहानी के तौर पे सुनिएगा। ये यहां पर नाम आ रहा है एक माया नायडू। ये एक 11 साल की लड़की है, साउथ अफ्रीकन लड़की है, और ये जोहानिसबर्ग में रहती है। कहां रहती है? जोहानिसबर्ग। थोड़ा अगर आप थोड़ा और यहां पर गंभीरता से देखेंगे तो आपको यहां पर जोहानिसबर्ग दिख जाएगा। अब हुआ ये कि वो अपनी माताजी के साथ रहती हैं, और कुछ कागज पन्ने वो पलट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ अखबार की कतरन और ये सब चीजें जब देखी उन्होंने, स्क्रैप बुक वगैरह, तो वहां पर एक लड़के का चित्र जो था वो बार बार दिखाई दे रहा था। ये लड़का जो था, ये 15 साल का एक स्कूल का बच्चा था। तो नायडू ने पूछ लिया, माया ने पूछ लिया कि मम्मी ये कौन है? मम्मी ने बताया, बेटा ये जो लड़का है इसका नाम है हेक्टर। क्या नाम है? हेक्टर। इसको हिंदी की किताब में लिखा हुआ है हेक्टर, इसके आगे एक नाम लिखा है पीटरसन, लेकिन यहां पर हेक्टर नडलोवू बताया गया। मैं इसको प्रोनाउंस पता नहीं कैसे करते हैं, ये लोवू कह देते हैं। चलिए हेक्टर लोवू, तो हम चलिए हेक्टर ही बोलते लगते हैं। तो हेक्टर साहब हो गए। अब हेक्टर था 15 साल का स्कूल जाने वाला बच्चा, लेकिन जैसे ही मां ने बताया कि ये हेक्टर को गोरे पुलिस वालों ने गोली मार दी थी, 15 साल के बच्चे को गोली मार दी, ये सुनते ही माया की
हालत खराब हो गई, मतलब वो उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई कि मम्मी ऐसा कैसे हो गया। मम्मी ने बताया, बेटा जो आज आप संपन्नता देख रहे हो, जो आज की जिंदगी देख रहे हो, एक जमाने में ऐसा नहीं था। एक जमाने में साउथ अफ्रीका में एपार्थेड यानी कि शरीर के कलर यानी कि रेस जो है, काला गोरा का भेद था। एपार्थेड कहते हैं इसको, अपार्थाइड भी बोलते हैं। तो इसमें यह था कि लोगों का सेपरेशन, कि गोरा अलग और काला अलग, बिल्कुल अलग रहेंगे ये, ब्लैक्स और व्हाइट्स बिल्कुल अलग, और ब्लैक्स में आप ब्राउन को जोड़ दीजिए। यहां पर बकायदा इनका कानून था, एपार्थेड लॉज थे, रंग भेद की नीति के कानून थे। कानून से चलता था कि भाई काले और गोरों के लिए अलग अलग कानून था, अलग अलग जगह थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्लैक और व्हाइट ये आपस में मिल भी नहीं सकते। कानून ये था कि अगर एक काली औरत को गोरा आदमी पसंद आता है और दोनों शादी करना चाहते हैं तो वो भी अलाउ नहीं था। तो फिर माया को बड़ी परेशानी हुई कि ऐसा कैसे हो गया। मां ने बताया कि जो हॉस्पिटल्स थे वो भी अलग थे, ब्लैक के अलग, व्हाइट के अलग। इसके अलावा एम्बुलेंसेस, ब्लैक के लिए अलग, व्हाइट के लिए अलग। ब्लैक जो एम्बुलेंसेस थी उसमें व्हाइट वालों की, गोरे लोगों की जो एम्बुलेंस थी उसमें सारी चीजें थी, लेकिन ब्लैक वालों के लिए केवल खटारा गाड़ी की तरह थी, मतलब इक्विपमेंट उसमें कुछ नहीं थे। ट्रेन, बस, यहां तक कि बस स्टेशन, ये सारे ब्लैक के लिए अलग, व्हाइट के लिए अलग। यानी ब्लैक व्हाइट की जगह नहीं जा सकता, व्हाइट तो कहीं भी जा सकता है, गोरे लोगों का राज था, ब्लैक नहीं जा सकता। और अगर ब्लैक आ गया तो उसकी इतनी पिटाई होती थी कि पूछे मत। एक और चीज, जो ब्लैक थे, ब्लैक और ब्राउन में एक साथ जोड़ रहा हूं ना, आप मान लीजिए व्हाइट और ब्लैक समझ लीजिए, ब्लैक में हमारे हिंदुस्तानी भी आ गए, पाकिस्तानी भी आ गए। तो ये जो ब्लैक्स थे ये वोट नहीं दे सकते थे, वोट नहीं दे सकते थे ये। और जो सबसे अच्छी जमीन थी, आप देखिए ये जो बच्चा भाग रहा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ये कितनी खराब जमीन पे है। तो जो व्हाइट्स थे उन्होंने सबसे अच्छी जमीन ले रखी थी, सबसे अच्छी उन्होंने लैंड ले रखी थी, और कालों को सबसे बंजर जमीन, खराब जमीन और गंदगी में इनको एक तरीके से घेटोआइजेशन करके रखा था, दाब के रखा था, दबा के रखा था। इसका मतलब ये है, क्लियर पता चल रहा है कि ब्लैक यानी कि जो कलर्ड लोग हैं उनको कलर्ड कहा जाता था, और व्हाइट, उनके बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव था, इक्वालिटी नहीं थी। अब बात आती है ये साहब अपने हेक्टर साहब की, इनके साथ क्या हुआ। एक ब्लैक टाउनशिप थी जहां केवल काले लोग रहते थे, अश्वेत आप कहें, एक अश्वेत बस्ती थी, और उसका नाम था सोवेटो। सोवेटो। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हेक्टर रहते थे। हेक्टर बेचारा 15 साल का था, स्कूल जाता था जैसे आम बच्चे होते हैं आपकी तरह। अब हुआ ये कि जो गोरे लोग थे वो बोलते थे अफ्रीकांस, अंग्रेजी बोलते थे, वो अफ्रीकांस बोलते थे। अफ्रीकांस बोलने के लिए गोरे लोगों ने कहा काले लोगों से सबको कि भाई तो आपको अफ्रीकांस सीखनी है। लेकिन ये जो काले हैं, ब्लैक्स हैं, ये तो बोलते थे जुलू। इनकी जो मातृभाषा ये कहें, जो जैसे हमारी हिंदी है वैसे उनकी जुलू होती थी। तो ये बच्चे क्या हुए, ये अपने स्कूल के बाहर आए, सारे बच्चे मिले और इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, इन्होंने विरोध करना शुरू किया। लेकिन जैसे विरोध करना शुरू किया तो हमारे हिंदुस्तान में एक केस है, जलियांवाला बाग, जनरल डायर आया था और छोटे बड़े किसी को नहीं देखा, उसने गोलियां दाग दी और लोगों को बेतहाशा मारा। इसी तरीके से ये गोरे इन छोटे छोटे बच्चों पे उनके सामने आए और ये विरोध कर रहे थे, इन पे गोलियां दाग दी, इन पे इन्होंने गोलियां दागी। और ये बच्चा जो हेक्टर देख रहे हैं, इसकी क्या हालत की इन लोगों ने। ये है हेक्टर, ये जमाना था वहां का। हेक्टर पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ बेचारा। 30 अप्रैल 1976 की घटना थी। उसके बाद ये साहब हैं, उसके बाद क्या, उसके पहले से नेल्सन मंडेला साहब हैं, ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है। गांधी जी से ये सब जो भी हम नाम लेते हैं, चाहे आप जो अमेरिका के थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, उन सब लोगों को एक श्रेणी में खड़ा कर दीजिए, तो ये बहुत बड़े साहब हुए हैं। नेल्सन मंडेला साहब, ये 26-25 साल से ऊपर, 25-26 साल ये तो जेल में रहे। सोचिए आप, इनके साथ कितनी मारपीट, कितना अन्याय, जेल में ठूस दिया गया इनको, लेकिन इन्होंने अपना वो काम नहीं छोड़ा। तो इनका अफ्रीका नेशनल कांग्रेस किसके अध्यक्ष थे,
बहुत मेहनत की इन लोगों ने, बाकी लोगों ने अपनी जान गंवाई। देखिए छोटे छोटे बच्चों को कितनी बुरी तरह मारा, केवल वो काले थे। अरे वो इंसान ही तो है भाई। खैर एनीवेज 1994 की बात है, 1994 तक ये सब चला और उसके बाद ये देश साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, एक लोकतांत्रिक देश बना। आप पूरी कहानी समझ गए। अब बात आती है पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अब हिंदुस्तान पे लौट आते हैं या फिर डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं, लोकतंत्र जहां भी है। लोकतंत्र में क्या है, जैसे हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम अपने वार्ड मेंबर को चुनते हैं, हम अपने विधायक को चुन लेते हैं, एमएलए को, हम अपने एमपी को चुनते हैं, हम सब वोट देते हैं जाके। और सबसे हमारे यहाँ व्यथा की बात यह है कि 100 में से केवल 60 लोग वोट देते हैं, यानी 60% वोटिंग होती है, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाती। तो 40 लोग फिर भी वोट नहीं देते हैं, लेकिन वो मतलब लोकतंत्र में अपना रोल अदा नहीं करते हैं। तो पहली चीज तो ये लोग, हम लोग वोट दे देते हैं, फिर इन लोग को इलेक्ट कर लेते हैं और हमारे यहाँ करीबन 5 साल के लिए हम इनको इलेक्ट करते हैं। तो वोटिंग करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि हमारे लिए, जैसे ये एमएलए हो गए, ये हमारे राज्य सरकार के हो गए, तो ये मुख्यमंत्री बना लेते हैं, राज्य सरकार बन जाती है। एमपी अपने नेता को चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री हो जाता है, वो अपनी सरकार पूरे हिंदुस्तान की चलाता है। तो सारी जो गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए अमूमन हमारे देश में देखा जाए तो फिक्स टाइम के लिए होती है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट बनी और इसको रहना है, अगर इसको रहना है तो इसको काम करने पड़ेंगे। 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई, अच्छा इनको वो मिला, मेजॉरिटी मिली। 2009 तक अगर इनको रहना था तो इनको ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे, ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो जनता इन्हें माने। ठीक, तो हुआ ये कि 2004 के बाद मनरेगा और वो आरटीआई एक्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया कानून इन्होंने पास किए। तो 2009 में ये दोबारा आ गए, फिर से अच्छी मेजॉरिटी से आ गए। लेकिन हुआ ये कि 2014 इसके बीच में कोयला का घोटाला हो गया, अपना 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया, क्योंकि ये कंबाइंड पार्टी में थे, इनकी अपनी पार्टी नहीं थी, सबके साथ यूपीए कहते थे इसको, यूपीए कहते हैं अभी भी। तो 2014 में उदय हुआ मोदी जी का, यानी कि हम इसको मोदी जी ने कहें, बीजेपी कहें तो ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद बीजेपी को काम करना पड़ेगा, तभी तो 2019 में आएंगे ये। तो इन्होंने अपना, क्योंकि इनका जो एजेंडा है, जैसे हर पार्टी का एजेंडा होता है, तो हिंदुत्व का एजेंडा है, तो इन्होंने किया, बालाकोट पे स्ट्राइक भी किया, 2-4 काम किए, तो जिसके कारण, और बहुत सारे वो भी बनाए, उज्ज्वला योजना हो गई और बाथरूम्स बनाए। तो बीजेपी फिर से आ गई, क्योंकि मोदी जी भी थे तो बीजेपी फिर से आ गई। लेकिन 2024 अभी आएगी, अगर 2024 में मोदी जी को लाना है तो आपको इन बीजेपी को काम करना पड़ेगा। केवल हिंदू मुस्लिम जाति, इस सब से काम नहीं चलेगा। इनको अगर करना है तो वाकई में देश के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने किया भी है। खैर एनीवेज, अब मैं आपको बताता हूं कि एक नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के लिए कहा गया था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इसी तरीके से मोदी जी के लिए कहा जाता है, मोदी जी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी जी। लेकिन इंदिरा गांधी जी भी हारी। अगर मोदी जी काम नहीं करेंगे या उनका सरकार काम नहीं करेंगे तो वो भी हार जाएगी, ये हमारे हाथ में। तो यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमको इनको रीइलेक्ट होना है, दोबारा आना है, तो जनता के लिए काम करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब आप पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? आप तो ये कहेंगे 5 साल के लिए हमने वोट दे दिया, हम अपने घर पे आके बैठ जाते हैं, अपने बढ़िया अपने काम करेंगे घर के। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब वोट देते हैं तो वोट देने के बाद आपका काम और आपकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की तरफ और बढ़ जाती है एज ए सिटीजन। मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2005 में एक सरकार है, ये राज्य सरकार भी हो सकती है, केंद्र सरकार भी, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर गवर्नमेंट का है, कौन सी गवर्नमेंट बताया नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता। हो सकता है यूपीए की समय, क्योंकि यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो मैं मान सकता हूं कि ये कोई स्टेट की बात होगी। तो 2005 में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा दिया, एक सरकार ने। जैसे ये देखा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बिजली हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही इन्होंने ये किया, बस लोग सड़क पे आ गए, लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने रैली निकाली, लोगों ने अपने सिग्नेचर कैंपेन चलाए। तो जब ये रैली निकली और सिग्नेचर कैंपेन हुआ, सरकार तो मेजॉरिटी में थी, फिर भी सरकार को झुकना पड़ा। झुकना तो नहीं कहेंगे, सरकार को लोगों की बात माननी पड़ी। तो सरकार ने, गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन, मैंने सरकार को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। आप समझ रहे हैं आपके हाथों में कितनी पावर है? तो बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने व्यूज दे सकते हैं, जैसे धरना कर सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, स्ट्राइक पे जा सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, एक एज ए इंडिविजुअल आप ये काम कर सकते हैं।
या एज अ ग्रुप, या फिर और कौन से ऐसे स्तंभ हैं और कौन से ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जो सरकार को घेरते हैं या सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं या सरकार की कमियों को उजागर करते हैं? यह है न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी। थोड़ा आजकल ऐसा चल रहा है कि टीवी वाले जरा गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब वो केवल सरकार की अच्छाइयां दिखाते हैं, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको जो है सरकार की कमियां बतानी चाहिए। सरकार हमारी है, हमने उनको नौकरी पे रखा हुआ है ना, हमने तो वोट दिया है, हमारे ही टैक्स के पैसे से चल रहा है सब, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको बतानी पड़ेगी सरकार को उनकी, अगर वो गलत कर रहे हैं कुछ, अगर ऐसा कुछ इशू है। एक और तरीका यह हो सकता है कि आप सोशल मूवमेंट में आए। अब देखिए, दलित, शूद्र, अतिशूद्र, मुसलमानों की हालत तो हमारे देश में बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा आप आदिवासी आ जाए, जिनको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, औरतों की तो हालत ना पहले अच्छी थी, आज भी हम कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं, इसका रेप हो गया, इसको मार दिया, तमाम तरीके की बहुत जिसे हम काली खबरें सुनते हैं। अब ये लोगों को अगर कुछ करना है, सरकार को अपनी आवाज सुनानी है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको आंदोलन करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? आंदोलन करने पड़ेंगे, इनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। अब जब सीएए एक एक्ट पास किया, किन्होंने, जो बीजेपी की सरकार है, यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कहा कि सारे देश से लोग यहां पर आ सकते हैं, सिटीजनशिप हम देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। तो मुसलमान थोड़े घबरा गए, उन्होंने इसके लिए विरोध किया, लेकिन फिर उनकी काफी पिटाई हुई और मुझे दबा दिया गया, और फिर कोरोना आ गया, तो फिर अभी चीज दबी हुई है, अभी पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अच्छी तरीके से इनकी पिटाई विटाई हो गई, इनको अच्छे तरीके से जेल वेल डाल दिया गया, सबको बहुत अच्छे कानून लगा के देश विरोधी, देशद्रोह करके इनको अंदर डाल दिया गया। तो अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ देश के सिटीजन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अलर्ट है पॉलिटिक्स में, या देश कैसे काम चल रहा है या सरकार कैसे काम चला रही है, तो आप एक तरीके से सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को या डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में आप भाग नहीं ले रहे हैं या फिर सरकार के कामों में आप नहीं भाग ले रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप डेमोक्रेसी के पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपका काम केवल वोट देके खत्म नहीं होता। अब दिक्कत यह है, होता क्या है हमारे देश में, हिंदू है, मुसलमान है, छोटे हैं, बड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, तो होता यह है कि हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जो भी छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। होता क्या है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अब क्या होता है कि जैसे ये हिंदू है, हिंदू मेजोरिटी में, अब यहां पर कोई एक आदमी आया, एक राजनेता आया, और उसने इनको सुलगा दिया, ये तो बाहर से आए हैं, ये तो हमारे देश के भी नहीं है, हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र है, मारो इनको। तो ये करते हुए ये बेचारे, ये तो लोग हैं, और ये नेता आके इनको एक तरीके से सुलगा देते हैं, और फिर ये इनको मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आदिवासियों के साथ होता है, दलितों के साथ होता है, क्रिश्चियन के साथ होता है। तो मेन चीज यहां पर है कि जब एक ग्रुप ये डिसाइड करने लगे, एक ग्रुप ये मानने लगे कि हमारा ग्रुप, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी कल्चर सब बढ़िया है, बाकी सारे जो कल्चर हैं, सारे जो धर्म है, वो सबसे बेकार धर्म है, जब ये मानने लगते हैं लोग, तब ये लड़ाइयां शुरू होती है, यानी कॉन्फ्लिक्ट, दिक्कतें सब शुरू होती हैं, जब कल्चर, रिलीजन, रीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये आप अपना सही मानते हैं, दूसरों को हमेशा खराब मानते हैं, तो यहां भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, यहां पर डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो जैसे मुसलमान हो गए या दलित हो गए या फिर आदिवासी हो गए, उनके दिल में डर की भावना होती है कि यार कहीं हमारे साथ इस तरीके से मारकाट तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमको लिंच तो नहीं कर दिया जाएगा, हमारे साथ कुछ ऐसी चीज तो नहीं हो जाएगी। तो अब यहां पर एक और चीज है, जब धार्मिक कुछ प्रोसेशन होते हैं, जैसे आप कहें कि कोई रमजान में एक प्रोसेशन जा रहा है मुस्लिम्स का, हिंदू का एक जा रहा है, मान लीजिए गणपति विसर्जन। अब कुछ यहां पर भी गलत लोग हैं, कुछ यहां पे भी गलत लोग हैं, ये इनके ऊपर कुछ फेंक देते हैं, या वे लड़ाई कर लेते हैं, या गाली दे देते हैं, या जब इनका प्रोसेशन जा रहा है ये लोग इनको कह देते हैं, कुछ गलत लोग तो हैं, हम और आप तो अच्छे लोग हैं, लेकिन गलत लोग तो समाज में ही, बस इसी से दंगा भड़क जाता है, और बेचारा मरता कौन है? ये लोग नहीं मरते, वो बेचारे गरीब लोगों का घर जला देते हैं, जो बेचारे इनसे कोई लेना ही देना नहीं, जो गरीब अपनी रोटी कमा रहे हैं। तो ये पत्थर फेंकना, किसी का जुलूस रोक देना, ये सब वायलेंस होता है, और पुलिस का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि पुलिस एक तरीके से सरकार को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो पुलिस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि इन सब चीजों में पुलिस हमको बचाए, गरीबों को बचाए, लड़ाई झगड़ा ना होने दे। एक और समस्या देखिएगा, पानी। देखिए, पानी, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान ही मेन समस्या है। लोग कहते हैं जर जोरू और जमीन, कैसे लिखूं इसको, जर जोरू और जमीन, मतलब जर मतलब जमीन तो हो गया, जर मतलब पैसा मान लीजिए, जोरू मतलब आपकी जो बीवी है, इन्हीं के कारण सारे वो होते हैं, क्राइम होते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, पानी,
एक पानी का एग्जांपल मैं समझिए, फिर इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि क्या होता है। एक नदी है, नदी को ना पता है कि कोई ये यहाँ अपने राज्य की सीमा बांध दी है। नदी को, हवा को, पक्षियों को तो कुछ नहीं पता, वो तो कहीं भी जा सकते कहीं भी आ सकते, उनको तो बस रास्ता मिलना चाहिए। अब जब हमने कर्नाटक और तमिलनाडु बनाया तो कर्नाटक तक से यहाँ से कावेरी शुरू होती है और यहाँ से जाते जाते ये केरल में भी इसका पानी जाता है, इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, और यहाँ पर ये तमिलनाडु में जाती है। यहाँ पर एक डेल्टा है। दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ हुई एक्चुअली, ये तो सॉल्व हुआ केस थोड़ा बहुत। यहाँ पर क्या हुआ कि दो बांध बने। अब दो बांधों का नाम लूंगा, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर्नाटका में, कर्नाटका ऊपर है, कर्नाटक ऊपर है, नदी इस तरीके से बह रही है नीचे की तरफ और यहाँ जाके वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ऊपर है कर्नाटक, नीचे है तमिलनाडु। कर्नाटक से पानी बहता हुआ आ रहा है। कर्नाटक में कर्नाटक गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट हुई होगी, उन्हें कृष्ण सागर डैम बना दिया। क्या बनाया? कृष्ण सागर डैम। अब डैम क्या करता है? पानी रोक लेता है और जब उसके गेट खुलते हैं तभी पानी आता है। और ये जो पानी है पूरे कर्नाटका में सिंचाई के काम आता है। और बेंगलोर जैसी बड़ी सिटी भी इसी के पानी, जो कृष्ण सागर डैम है उसी के पानी पर निर्भर है। ये तो हमने कर्नाटका की बात कर ली। कर्नाटका से नीचे है तमिलनाडु। तमिलनाडु इक्वेटर के बहुत पास है। इक्वेटर के पास जो भी क्षेत्र है वहां बहुत गर्मी पड़ती है, मतलब पानी की समस्या रहेगी वहां पर, तो यहाँ पानी की समस्या है। अब इन जो कावेरी से पानी आता है वो यहाँ पर जितनी भी ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, खासतौर पर जो डेल्टा एरिया है कावेरी का, वहां पर पानी इसी कावेरी जल से आता है। तो अगर मान लीजिए कर्नाटक पानी रोक देगा तो इस तमिलनाडु का क्या होगा? यही विवाद है कि तमिलनाडु जितना पानी मांग रहा है उसको कर्नाटका नहीं दे रहा था। अब ये विवाद आप समझ गए ना क्या था? तो ये जो विवाद है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर किया जाता है? इसको दूर किया जाएगा जब सरकारें आपस में बैठे, पूरा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो कि भैया आपका इतना बड़ा स्टेट है, आपकी यहाँ जरूरत है, आपको इतना पानी दिया जाएगा, आपको इतना पानी दिया जाएगा। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत सब कुछ हुआ इसमें, कई पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया और वो सरकार चला के फिर चली भी गई। तो फाइनली जो 2007 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उन्होंने बताया कि इसको कितना पानी मिलना चाहिए, तो उन्होंने वो क्लियर किया, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत तो सुगबुगाहट रहती ही है। अब इक्वालिटी और जस्टिस की अगर मैं बात करूंगा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन काम है, मेन सोच है कि देखिए हम सब बराबर हैं, सबको बराबरी के तौर पे देखना है, चाहे वो किसी भी जाति किसी धर्म का हो, और सबको जस्टिस मिलना है। अगर केवल ये देख के कि ये किसी खास धर्म विशेष का है या किसी खास जाति विशेष का है उसको जस्टिस ना मिले, ये बहुत गलत है। देखिए पहले क्या होता था, अब यहाँ पर एक चित्र है, इसको मैं बता दूं कि ये लिखा हुआ है शूद्र मंदिर में प्रवेश न करें, मतलब एससी, दलित या जो अनटचेबल्स हैं, छुआ जो हम जिनको बड़ी जातियां नहीं छूती हैं, वो इस यहाँ पर आ नहीं सकते, इस मंदिर में प्रवेश तक नहीं कर सकते। तो ये ना तो इक्वालिटी हुई ना तो जस्टिस हुई, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। और हमें बड़ी शर्म आनी चाहिए कि हम आज भी ये सब चल रहा है। फिर उसके बाद अंबेडकर साहब आए, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग आए, उन्होंने बहुत काम किया। तो आज हमारी देखेंगे कि दलितों की जो स्थिति है वो उसमें काफी सुधार हुआ है। खासतौर पर रिजर्वेशन जब दिया गया उसके बाद भी इनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अगर वो देखती है कोई सोसाइटी है, जैसे मैं आपको बार बार दलित, मुस्लिम वगैरह का, आदिवासियों का नाम लेता हूँ, ये जो खासतौर पर औरतें, विमेन, ये जो अलग तबके हैं ना, ये हमेशा से दबाए गए, इनका हमेशा से शोषण हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमेशा आपने देखा होगा गर्ल चाइल्ड, लड़कियों की ना इज्जत की जाती है, लड़कियों से ना मोहब्बत की जाती है, लड़कियों को हमेशा हाशिए पे रखा जाता है। माँ बाप, मैं ये नॉर्थ बेल्ट की बात कर रहा हूँ, साउथ की नहीं। साउथ में अगर आप केरल जाएंगे, केरल में जो है वहां औरतों की इतनी इज्जत है, कश्मीर में जाएंगे औरतों की इतनी ज्यादा इज्जत है कि पूछिए मत, आदमियों की इतनी इज्जत नहीं है वहां पे। लेकिन मैं नॉर्थ बेल्ट की बात कर रहा हूँ, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब एरिया है। तो यहाँ की सरकारों को, हमारे देश की सरकारों को ये देखना पड़ेगा, और उन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि सरकार ने वाकई में काम किया है कि इन बेचारी लड़कियों के साथ कोई इनजस्टिस ना हो, अन्याय ना हो। उन्होंने क्या किया, इन लड़कियों के लिए जो भी स्कूल है उसमें पैसे माफ करवा दिए सरकारी स्कूलों में, और जो इनकी फीस है वो इतनी कम कर दी कि पूछिए मत, ताकि औरतों को, मतलब लड़कियों को पढ़ाने का बोझ माँ बाप पे ना पड़े। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो देना पड़ता है ना वो शादी करते समय दहेज, तो वो है समस्या है। ठीक है, चलिए जी, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।